भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है तब से कहीं ना कहीं उनका एक ही एजेंडा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। तो यही एजेंडा यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी देखिए नीतीश कुमार को साथ लिया है, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ ही देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानहानि केस में जब राहुल गांधी फंसे थे तो अखिलेश यादव ने पूर्ण समर्थन उनका किया था। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम महाराष्ट्र से ही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार सियासी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से सियासी हालात जो हैं वो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र में क्या शिंदे की सरकार बच पाएगी, क्या उद्धव ठाकरे के पास दोबारा कमान आएगी, या फिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जो सियासी हालात देखने को मिल रहे हैं उसको देखकर बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, और ये बात खुद एकनाथ शिंदे ने भी कही थी, क्योंकि शिंदे को लेकर जब सवाल किया गया तो शिंदे ने जय और वीरू की बात कही। फिल्म शोले का याद दिलाने लगे कि जिस तरीके से जय और वीरू की जोड़ी उसमें थी, ठीक वही महाराष्ट्र में चल रही है। देखिए, महाराष्ट्र में जब से ये गठजोड़ वाली सरकार बनी है, जब से जोड़ तोड़ वाली सरकार बनी है, ये सरकार चलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में आगे रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिंदे के साथ के जो विधायक आए हैं उनको उतनी जगह नहीं दी जा रही। अगर शिंदे के साथ के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाती है तो क्या महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जो हैं वो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लगातार अगर हम कहें तो महाराष्ट्र की सियासी जो हलचलें हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं, साल 2024 के चुनाव से पहले भी एक बड़ा खतरा है। मानसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी, साल 2024 से शुरुआत कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि साल 2024 से पहले यानी कि इसी साल लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो जो अभी कई राज्यों में बीजेपी की लगातार हम कमज़ोर स्थितियों को देख रहे हैं, चाहे कर्नाटक का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज देख लें, या महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं उसको देख लें, क्या इसको देखते हुए या विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके का फैसला हो रहा है कि 24 से पहले ही 23 में लोकसभा चुनाव करवा लिया जाए? बिल्कुल, यहाँ पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी जो बात कहती हुई नजर आ रही है वो इसी के मद्देनजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है तब से कहीं ना कहीं उनका एक ही एजेंडा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। तो यही एजेंडा यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी देखिए नीतीश कुमार को साथ लिया है, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ ही देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानहानि केस में जब राहुल गांधी फंसे थे तो अखिलेश यादव ने पूर्ण समर्थन उनका किया था। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोल रही हैं और 2024 में इसका बड़ा अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार वो घिरती हुई नजर आ रही है, सवालों के घेरे में भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जवाब उनके पास नहीं है। और यही वजह है कि 2024 की तैयारी 2023 में ही करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि एक साल से भी कम का समय अब चुनाव में बचा हुआ है। मानसी, एक सवाल ये रहेगा कि कर्नाटक के बाद अगर कहा जाए तो वो अगला राज्य महाराष्ट्र ही है, जहां पर सियासी जो उठापटक देखने को मिल रहा है कि वहां के बाद अब बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि एकनाथ शिंदे को मोहरा बना करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और अपनी सरकार बना ली, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के संपर्क में चल रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़, जनता का समर्थन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ही जनता ने चुना था, ना कि एकनाथ शिंदे को चुना था एज ए मुख्यमंत्री। तो लगातार इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अगर झटका लगता है तो इसका सबसे बड़ा कारण खुद एकनाथ शिंदे ही होंगे, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति करने की
की कोशिश वो यहाँ पे भी करते हुए नजर आ रहे थे। अयोध्या का दौरा उन्होंने किया था, शिवसेना का चुनाव चिन्ह लेकर के वो पहुंचे थे, लेकिन इसका खासा अंजाम वहां पर उनको देखने को नहीं मिला। इसका नुकसान ही उनको भुगतना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए महाराष्ट्र का अगर जिक्र हो रहा है और एनसीपी चीफ शरद पवार का जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हालांकि शरद पवार की अगर बात करें तो अब सुप्रिया सुले को जो है बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। अजीत पवार का नंबर था लेकिन नहीं हो पाया, तो सीधे तौर पर क्या शरद पवार महाराष्ट्र में दोबारा से एक नई सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? वही सरकार है जो एक वक्त में बनी हुई थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। हालांकि शिवसेना का जो पार्टी का सिंबल है या शिवसेना की जो जिम्मेदारियां हैं वो शिंदे के पास आ गई हैं, लेकिन शिंदे अब उद्धव के पास जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो चीज़ें शिंदे के पास थी वो उद्धव के पास जाएंगी। दौलत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। दौलत, शरद पवार एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखकर कहा जाए तो क्या विपक्ष को मजबूत करने की एक बड़ी कहीं ना कहीं कवायद शरद पवार की तरफ से की जा रही है? और क्या महाराष्ट्र में जो सरकार पहले टूट गई थी उस सरकार को दोबारा जोड़ पाएंगे शरद पवार? जी हाँ, लगातार शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी एनसीपी को दोबारा मजबूत करके और शिंदे का माफ़ कीजिएगा उद्धव का साथ देकर कैसे भी जो है महाराष्ट्र को मजबूत किया जा सके, क्योंकि 2024 का चुनाव निकट है और महाराष्ट्र की हालत पिछले कुछ चुनावों में ज़्यादा अच्छी थी नहीं गठबंधन के बाद भी। लेकिन इस बार एक फैसला जो है यहाँ पे शरद पवार ने लिया है कि वो जिम्मेदारी नए कंधों पर देंगे, लेकिन बाकी जो पीछे की बागडोर है वो खुद संभालेंगे। जो प्लान जो बना रहे हैं 2024 के लिए लगातार विपक्ष को भी इकट्ठा कर रहे हैं। बिहार में अभी एक बड़ी बैठक होनी है, उसको लेकर भी उनका क्लियर मैसेज है कि वो उस बैठक में जाएंगे और जो भी होगा सबका मेन थिंग वही है कि बीजेपी हटाने का सबका जो है संदेश वो सबको दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि एनसीपी के शरद पवार उसमें एक बड़ा हाथ निभाएं कि किस तरीके से 2024 में गठबंधन की सरकार आए। जी दौलत, एक सवाल 2024 के चुनाव से पहले रहेगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का अगर हम जिक्र करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसी में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ये तमाम नेताओं का तो जिक्र है, लेकिन क्या इसी रेस में शरद पवार का भी कहीं ना कहीं रोल नजर आ रहा है? अभी तक तो ऐसा उन्होंने साफ नहीं किया ना, क्योंकि नेता साफ कर रहे हैं। यहाँ पे संजय राउत और एनसीपी के कई नेताओं ने बोला था कि ऐसी मनगढ़ंत जो है कहानियां ना बनाए, शरद पवार रहेंगे चुनावों में, हमारा साथ देंगे, लेकिन अभी पीएम चेहरा वो अपने आप को नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर विपक्ष भी कंफ्यूज है कि पीएम चेहरा किसे बनाए। एक गुट चाहता है कि नीतीश, क्योंकि बिहार में बैठक है तो वो अध्यक्षता करेंगे तो उनको पीएम चेहरा बनाए। एक पक्ष जो है कह रहा है कि राहुल को बनाओ। यहाँ ममता हुंकार भरती है कि मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ 2024 में मोदी सरकार को हटाऊंगी। अखिलेश वहाँ पे दावा मारते हैं कि बीजेपी की इस बार 2019 जो 24 में लोकसभा चुनाव है उसमें 80 में से एक भी सीट नहीं आएगी। तो सभी जो है एक के बाद एक दावे मार रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष का वो बड़ा चेहरा है। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष में अभी कांग्रेस में राहुल गांधी, क्योंकि 2014 में उन्होंने वो सामने खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, 2019 में वो सामने खड़े थे, तो देखा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यहाँ पे राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। लेकिन ये पीएम का चेहरा ही है जो विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं मीटिंग से पहले फूट डालता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है, बात कई राज्यों के चुनावों की है, क्योंकि राजस्थान भी मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश भी मायने रखता है, छत्तीसगढ़ भी मायने रखता है, साल 2024 तो मायने रखता ही है। नाज़मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़मीन, 2024 के चुनाव से पहले क्या अगर महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलता है तो फिर ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि 3 बड़े राज्यों के चुनावों पर भी इसका फर्क पड़ेगा, जो कि इस साल के राज्य जो अंत में चुनाव होने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ इसका असर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ भी होता हुआ नज़र आता है तो यहाँ पर कांग्रेस और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो खींचतान चल रही है, और महाराष्ट्र में जो शिवसेना की बात की जाए और यहाँ पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच में जो चल रहा है, यहाँ पर वो कुर्सी का खेल है और कुर्सी के खेल को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है उद्धव ठाकरे यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और वहाँ पर विधायक कुछ और कहते हुए नजर आते हैं कि भेदभाव भारतीय जनता पार्टी
पार्टी कर रही है, तो हम ज़्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे। तो जो वो खेल चल रहा है वहाँ पर वो अन्य राज्यों में भी देखा जा रहा है। जैसे कि आप राजस्थान में देख लीजिए, विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट अपनी नाराज़गी दूर नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी में जाने की बातों को भी साफ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके ही मंत्री नेता यहाँ पर उनके खिलाफ उतर चुके हैं, और जब खिलाफ में उतर रहे हैं तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें वो ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन नाज़मीन, उद्धव ठाकरे का अगर जिक्र कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि आने वाले वक्त में बहुमत भी दिखा देंगे, विधायकों का संख्या बल भी हमारे साथ है। तो जो उद्धव ठाकरे एक वक्त में सत्ता संभाल रहे थे महाराष्ट्र में, सरकार गिर जाती है, बीजेपी की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अब क्या वापसी हो रही है उद्धव ठाकरे की, या शिंदे के विधायकों की अगर उद्धव की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है, तो क्या वाकई महाराष्ट्र में एक बड़ा दबदबा फिर उद्धव ठाकरे बना रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वापसी लगातार तो दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे के विधायक बोल रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़कर रह सकते हैं? एकनाथ शिंदे के बेटे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलेंगे तो उनके विधायकों की संख्या वैसे भी बढ़ेगी। कांग्रेस उनके साथ है, एनसीपी के शरद पवार भी उनके साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे की जो विधायकों की संख्या ज़्यादा है, समर्थक ज़्यादा हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे यहाँ पर फिर से चुनकर आ सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, शरद पवार का जिक्र हो रहा है तो श्रीकांत शिंदे का जिक्र होना भी ज़रूरी है, इसके अलावा एकनाथ शिंदे का जिक्र होना भी ज़रूरी है। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, इनकी एक पकड़ महाराष्ट्र में है। और जाहिर तौर पर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो जब उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े थे तो किस तरीके का रोल था, और अब बीजेपी में हम देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो भी बीजेपी के लिए एक संकट कहीं ना कहीं बनता नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से हालात इन दिनों कई राज्यों की तरफ हम देख रहे हैं, चाहे मणिपुर का जिक्र कर लें, वहाँ पर लगातार जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, कभी हिंसा को रोक दिया जाता है, कभी हिंसा को जो है दोबारा देखने को मिलती है। गुजरात की ही बात कर ले, वहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वहाँ पर शुरू हो गया है। तो क्या अभी फिल्म आदि पुरुष का ही जिक्र कर लें, जिस तरीके से फिल्म के डायलॉग्स हैं या फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है, उसकी लेखनी जिस तरीके से है, या फिर जिस तरीके से उसमें वीएफएक्स ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो चारों तरफ अगर देखा जाए महिला पहलवानों का मुद्दा है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो क्या ये जो मुद्दे हैं ये चुनाव पर असर डालेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और सवाल ये भी रहेगा कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है तो फिर क्या वहां पर बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।